इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इंडिया में जो भारत में जो बेरोजगारी की दर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, ये क्यों बढ़ते जा रही है। देखिए रीजंस तो बहुत है, बहुत न्यूज़ चैनल्स आपको बहुत रीजंस बताएंगे, सरकार भी आपको बहुत रीजंस बताएगी कि बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है हमारे देश में। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक पर्टिकुलर रीज़न है, एक मतलब मैं मानता हूँ कि इसका एक पर्टिकुलर रीज़न है जो बहुत बड़ा रीज़न है, बस वो हमें जानने की ज़रूरत है। तो मैं आपको यही आज बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ही देखिए ज़रूर आप। देखिए तो अब बात करते हैं हम जॉब्स के बारे में। इंडिया में दो टाइप के जॉब्स हैं, सभी कंट्री में दो टाइप्स की जॉब है, एक आपका प्राइवेट है, एक आपका गवर्नमेंट है। अब हमारे यहाँ के लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है गवर्नमेंट जॉब को लेना, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना, गवर्नमेंट जॉब को एक्वाइर करना, उसमें जॉब करना। क्यों रहता है, इसका दो रीज़न है। और प्राइवेट जॉब फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों नहीं रहता है, इसका भी दो रीज़न है। मैं आपको सरकारी जॉब का पहले बताता हूँ। सरकारी जॉब को सेफेस्ट जॉब माना जाता है, मतलब सेफ जॉब माना जाता है, और प्राइवेट जॉब को अनसेफ जॉब माना जाता है। ठीक है, ये क्यों माना जाता है, देखिए दूसरा रीज़न इसका ये है कि सरकार प्राइवेट जॉब में जितना एम्प्लॉय को बर्डन दिया जाता है काम का, जितना प्रेशर दिया जाता है काम का, तो वो तंग आकर वो एक्चुअली प्राइवेट जॉब छोड़ देते हैं। प्राइवेट कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को नहीं निकालती है, एम्प्लॉय ही तंग आके उस जॉब को छोड़ देते हैं, इसलिए प्राइवेट जॉब को अनसेफ जॉब माना जाता है। और सरकारी जॉब में ऐसा नहीं है। सरकारी जॉब में क्या है कि लोग आते हैं काम करवाने, और जो सरकारी कर्मचारी जो रहते हैं वो बहुत स्लोली काम करते हैं। उनको पता है कि ये जो आया है मेरे सामने काम करवाने के लिए, ये मेरे से ही काम करवाएगा, क्योंकि इसका काम यहीं पे होगा और कहीं नहीं होगा। तो वो बहुत स्लोली काम करते हैं। अगर काम करवाना, वो इनडायरेक्टली जितने स्लोली वो काम करते हैं उससे इनडायरेक्टली एक मैसेज जाता है सामने वाले के पास कि अगर आपको काम करवाना है तो आप बैठे रहो, वेट करो, इंतजार करो हमारा, जैसे हम फ्री होंगे कर देंगे, और अगर नहीं कराना है तो आप चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि आप रिटर्न आओगे, क्योंकि ये जो आपका काम है ये यहीं पे होगा, सरकारी दफ्तर में ही होगा। तो ये एक्चुअली दो रीजन है। ठीक है, अब टॉपिक पे आते हैं। इंडिया में जो शिक्षित लोगों का जो परसेंटेज है वो 77% है। मतलब 77% इंडिया में शिक्षित लोग हैं, और 22.9% लोग जो है वो इंडिया में अशिक्षित है, यानी कि शिक्षा से वंचित हो चुके हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का शिक्षा नहीं मिला है। ठीक है, अब दूसरा डाटा हम आपको बताते हैं। 1991 का डाटा कहता है, एनएसएसओ का डाटा कहता है कि हमारे इंडिया में 1991 में जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट थी वह थी 5.55%, जो पिछले 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ के बनी थी। मतलब जो 40 साल में, जो पिछले उससे पहले जो 40 साल का जो रिकॉर्ड था वो बहुत कम था, और ये जो 5.55 का जो रिकॉर्ड आया 1991 में अनएम्प्लॉयमेंट का, उसने पिछले 45 ईयर्स का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया। अब मैं आपको बताता हूँ 2020 तक का जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो था वो कितना था। एनएसएसओ ने एक रिपोर्ट निकाला 2020 में, जो 2021 में निकाला, 2020 तक का निकाला, यानी कि 2020 तक का निकाला रिपोर्ट 2021 में। वो था 7.11% अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में, यानी कि करीब करीब देखा जाए तो 2 से 2.5% का जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है इंडिया में, वो पिछले 25 से 30 साल में बढ़ गया, इंक्रीज हुआ। हालांकि हम सभी बोलते हैं कि इंडिया डेवलप कर रहा है, डेवलप कर रहा है, लेकिन अगर डेवलप इंडिया कर रहा है तो जॉब्स क्रिएट क्यों नहीं हो रहे हैं। सिंपल बात है, अगर डेवलप इंडिया कर रहा है तो जॉब्स भी क्रिएट होने चाहिए, बट जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। अगर जॉब्स क्रिएट होते तो जो ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वो डिक्रीज होता, ना कि इंक्रीज होता। राइट, चलिए मैं आपको और एक डाटा बताता हूँ। एनएसएसओ ने और एक डाटा निकाला, और ये डाटा जो था वो बहुत ही चौंकाने वाला डाटा था। ये क्यों था, देखिए एनएसएसओ ने कहा कि इंडिया में पर डे नहीं, पर ईयर 7 से 8 लाख का पॉपुलेशन है, वो जाता है बाहरी देशों में काम करने के लिए। अब ये एनएसएसओ क्या है आप लोग जरूर सोच रहे होंगे, मैं आपको बताऊंगा आगे, बट आप उसका डाटा पहले सुन लो। 7 से 8 लाख का पॉपुलेशन पर ईयर हर साल बाहरी देशों में जाता है काम करने के लिए। और ये डाटा एनएसएसओ निकाल के, ये डाटा एनएसएसओ कैसे निकालती है मैं आपको वो भी बताता हूँ आगे में। ये डाटा एनएसएसओ गवर्नमेंट को सबमिट करती है, और गवर्नमेंट इसे पब्लिश करती है, ताकि जो इंडिया का जो पब्लिक है वो देख पाए जो हमारे इंडिया में कितने अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है, और कितना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है, कितना जॉब्स क्रिएट हुआ है, ये सब देख सके, है ना।
बट मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट इस डाटा को पब्लिश करती है पब्लिक के सामने, उनको थोड़ा सा शर्म आना चाहिए। क्यों शर्म आना चाहिए? देखिए, ये जो आप डाटा ये एनएसएसओ निकाल के आपको देती है कि ये इंडिया में जो ये इंक्रीज हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशियो, ये आपकी नाकाबिलियत को बताती है। क्यों बताती है? देखिए, 7 से 8 लाख का जो यंग यूथ है इंडिया का, वो बाहर देश में जा रहा है काम करने, तो ये आपका नाकाबिलियत नहीं है तो और क्या है? आप लोग भ्रष्टाचार कर रहे हो, आप लोग जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए यहाँ का जो इंडियन यूथ है, जो इंडियन टैलेंट है, वो बाहरी देशों में जा रहा है काम करने के लिए। तो ये साफ साफ आपका नाकाबिलियत को बताती है गौर पब्लिक के सामने। बट आप लोग को थोड़ा सा शर्म नहीं आता है, आप लोगों को सिर्फ पैसे निकालने हैं, पैसे छापने हैं, भ्रष्टाचार करना है। ये इंडियन पब्लिक का जो टैक्स का जो पैसा है उससे भ्रष्टाचार करना है, बस और कुछ नहीं करना है आपको। चलिए मैं आपको और एक डाटा बताता हूँ। एनएसएसओ स्टेट का भी डाटा निकालती है, पूरे पूरे जो कंट्री है, कंट्री का भी डाटा निकालती है, स्टेट का भी डाटा निकालती है, जो किस स्टेट में कितना जॉब्स क्रिएट हुआ है, कितना जॉब्स क्रिएट नहीं हुआ है, कितने लोग शिक्षित है, कितने लोग अशिक्षित है, कितने लोग एम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, ये डाटा भी निकालती है एनएसएसओ। तो एनएसएसओ हर एक स्टेट का जब डाटा निकालती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को सौंपती है, स्टेट गवर्नमेंट इसे पब्लिश करती है ताकि जो पब्लिक है वो देख पाए जो हमारे स्टेट में क्या हाल है जॉब्स का, राइट। तो ये जो मैं स्टेट गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, जो स्टेट गवर्नमेंट इस डाटा को जो पब्लिश करती है, उनको भी थोड़ा सा शर्म आना चाहिए कि आपके स्टेट से, देखिए कंट्री का बात अलग है, कंट्री तो ठीक है, कंट्री एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है, कंट्री का तो अच्छा खासा इंसल्ट हो रहा है। लेकिन आप सोच के देखो, आप जो खुद को बोलते हो कि मैं इस स्टेट का अच्छा खासा मंत्री हूँ, आपके स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं सब काम करने के लिए, इसका मतलब क्या है? आपसे सक्षम वो मंत्री है जिस स्टेट में वो काम करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे जॉब्स है। दैट्स वाई वो अपने पॉपुलेशन को भी जॉब दे रहे हैं और आपके स्टेट से गए हुए यूथ को भी वो जॉब्स दे रहे हैं, यानी कि आपसे बहुत ज़्यादा सक्षम है वो, है ना। आप अपने स्टेट में जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, अपना इंडस्ट्री को नहीं ला पा रहे हो, तो ये आपका नाकाबिलियत है, और ये आपका नाकाबिलियत आप खुद ही बता रहे हो पब्लिक को। अच्छी बात है, आप बता रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको थोड़ा शर्म आना चाहिए। आप लोग सुनते हो जो बिहार से बहुत सारे पब्लिक जाते होंगे दूसरे स्टेट में, लाइक महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, जॉब्स के लिए। तो ये क्या है? ये नाकाबिलियत ही है, ये नाकाबिलियत ही है स्टेट गवर्नमेंट का, बिहार का, यूपी का कह लीजिए, कि वो जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे अपने स्टेट में, इंडस्ट्री नहीं ला पा रहे। अगर इंडस्ट्री नहीं ला पा रहे तो मतलब जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे, प्राइवेट कंपनी नहीं आ रही, बाहर देश की कंपनी अगर वहाँ पे इन्वेस्ट करने नहीं आ रही है, यानी कि आप जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। आप अपने जनता को ही अगर दूसरे स्टेट में भेज रहे हो, दैट्स सिंपल लॉजिक है बॉस। आपसे सक्षम वो मंत्री है जिस स्टेट में आपका पब्लिक जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मंत्री अपने स्टेट के अपने स्टेट का एम्प्लॉयमेंट का तो ध्यान रख ही रहा है, मतलब अपने स्टेट के जनता का तो ध्यान रख ही रहा है, उनको तो जॉब्स दे ही रहा है, साथ ही साथ आपके स्टेट के जनता को भी वो जॉब्स दे रहा है ना। तो शर्म आपको थोड़ा सा आना चाहिए बॉस। चलिए अब हम जानते हैं ये एनएसएसओ आखिर है क्या। देखिए, एनएसएसओ का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इनका काम है ये घर घर जाके उनसे पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग काम करते हैं, कितना सैलरी है उनका, कहाँ काम करते हैं, कितना एज है उनका, ये सब पूछ के ये एक डाटा निकालते हैं। और ये डाटा ये जाके अपने ऑफिस में लेके जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो डाटा है, ये डाटा के अंदर कुछ छेड़छाड़ हो सकता है, आपके अंदर ये सवाल आता होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर और एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, यानी कि एनएससी। और ये एनएससी क्या काम करती है? जो एनएसएस को जो रिपोर्ट लाती है, जो डाटा लाती है, एनएससी इसका रीवैलिडेशन करती है, रीचेक करती है। क्यों? क्योंकि ये जो डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ये पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये पूरे पब्लिक के सामने पब्लिश करेगी, है ना। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठ सकता है, इसलिए इसका रीवैलिडेशन के लिए, रीचेक के लिए एक और डिपार्टमेंट बनाया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। ये कमीशन क्या करती है? रीचेक करके उसके बाद ये दोनों कमीशन, ये दोनों जो डिपार्टमेंट है, ये जिसके अंदर काम करती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इनको ये रिपोर्ट सौंपती है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का काम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सौंपना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम आप अच्छे से जानते हो, वो पब्लिक के सामने पब्लिश करती है ये रिपोर्ट को, ठीक है। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ इंडियन गवर्नमेंट जो एक बिल लाने वाली है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, वो कितना इम्पोर्टेंट है आप इस बात से समझ जाओगे। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट पर डे एक डाटा रिलीज करती है, मैं वेबसाइट में मैं आपको लिंक दे दूंगा उस वेबसाइट का।
उसमें इंडियन गवर्नमेंट बताती है कि पर डे करीब करीब 27 से 28,000 बेबीज़ का जन्म होता है, यानी कि बच्चे का जन्म होता है इंडिया में। और जो डेथ रेट है वो है 9 से 11,000 लोगों का मृत्यु होता है इंडिया में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरे, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, कम आदमी मर रहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आज बच्चों का जो जन्म हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा रेशियो में हो रहा है। वो एक प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, क्यों? क्योंकि इंडिया का लैंड नहीं बढ़ रहा है, इंडिया का लैंड उतना ही है, ठीक है, लेकिन जो जन्म हो रहा है वो कुछ ज़्यादा ही रेशियो में हो रहा है, ठीक है। और एक डाटा है कि इंडिया में कितने लोग पर डे दूसरे देश में जाते हैं। मैंने तो आपको ईयरली वाइज बताया था, मैं पर डे आपको बताता हूँ। पर डे करीब 6 से 7 हज़ार लोग इंडिया छोड़ के दूसरे देशों में जाते हैं जॉब्स करने के लिए, ठीक है। ये तीनों डाटा को छोड़ के और एक डाटा है जो इंडियन गवर्नमेंट रिलीज़ नहीं करती है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो डाटा ये है कि दूसरे कंट्री से अवैध रूप से इंडिया में वो लोग आते हैं और यहाँ का डॉक्यूमेंट बना के कुछ पैसे दे के दलाल को, और वो जो दलाल को पैसे देते हैं वो एक्चुअली इंडियन पब्लिक ही है, ठीक है। वो इंडियन पब्लिक ही है जो उनका डॉक्यूमेंट बना देते हैं कुछ पैसों के लिए, और यही पब्लिक बाद में अपने बच्चों को सुख सुविधा ना मिलने के कारण गवर्नमेंट को दोषी ठहराते हैं कि हमारा बच्चा को गवर्नमेंट कुछ नहीं दिया है। क्यों देगा? जब अगर आप दूसरे कंट्री से आए हुए अवैध रूप से लोगों को यहाँ का डॉक्यूमेंट बनवा के यहाँ का वासी बना दोगे तो बंटवारा तो होगा ना। जो स्कीम गवर्नमेंट ला रही है वो तो सभी के लिए ला रही है ना, तो वो तो कितना डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है, कितना लोग इंडिया में है वो देख कर ही ना लाती है गवर्नमेंट, है ना। तो ये डाटा है गवर्नमेंट कभी भी रिलीज नहीं करती है कि बाहर देश से, यानी कि बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, वहाँ से कितने लोग, पाकिस्तान से तो ना के बराबर आते हैं जहाँ तक मुझे पता है, बांग्लादेश से बहुत आते हैं क्योंकि बांग्लादेश बहुत ही नज़दीक है और उतना वहाँ पे डिस्टर्बेंस भी नहीं है, तो वहाँ से बहुत लोग आते हैं इंडिया में अवैध रूप से और यहाँ का डॉक्यूमेंट बना लेते हैं यहाँ पे रहने के लिए। तो ये डाटा गवर्नमेंट रिलीज़ नहीं करती है। गवर्नमेंट ये तो रिलीज़ कर देती है कि इंडिया से कितने लोग जा रहे हैं, ये तो एक छोटा सा नाकाबिलियत है गवर्नमेंट का, लेकिन बॉर्डर पार से अवैध रूप से कितने लोग आके यहाँ का डॉक्यूमेंट बना ले रहे हैं ये डाटा रिलीज़ नहीं करती है गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो है ये गवर्नमेंट का बद से बदतर हालत को बयां करती है कि गवर्नमेंट किस तरीके से भ्रष्ट होते जा रही है। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया से दूसरे देश में लोग जा रहे हैं, यानी कि दूसरे देश में ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है, उतना इंसल्ट नहीं हो रहा है यहाँ के पॉलिटिशियन का, देश का तो इंसल्ट हो रहा है, लेकिन वो जो बाहर दूसरे कंट्री से जो यहाँ पे अवैध रूप से आके जॉब ये लोग रह जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर ले रहे हैं बिना गवर्नमेंट को पता है, बिना गवर्नमेंट को पता भी नहीं है कि बाहर देश से आके यहाँ डॉक्यूमेंट बना ले रहे हैं। हालांकि कुछ पॉलिटिशियंस को ये बात पता है, लेकिन वो पैसों के लिए, वोट के लिए कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। तो बना ले, तो ये बद से बदतर हालत को बयां करती है इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन पॉलिटिक्स का, पॉलिटिशियंस का, किस तरीके से वो भ्रष्ट हो गए हैं। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूँगा कि किस स्टेट में ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ऐसा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तुम्हारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं, तुमने तो कभी देखा नहीं, तुम बस न्यूज़ चैनल देख के बोल रहे हो। नहीं, मैं न्यूज़ चैनल देख के नहीं बोल रहा हूँ। मैं बहुत डॉक्यूमेंट्स मैं भी बनाता हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट, बहुत टाइप का डॉक्यूमेंट मैं भी बनाता हूँ। तो मेरा गूगल में वेबसाइट भी है, मेरा गूगल में उसमें मेरा नंबर भी है। तो वो नंबर ही कोई एक स्टेट का, एक डिस्ट्रिक्ट का, एक स्टेट है उस डिस्ट्रिक्ट का कॉल आया मेरे पास, बहुत टाइम पहले आया था, करीब करीब 1.5 महीना पहले मेरे पास कॉल आया था एक बंदे का। उसने मेरे को कॉल किया और बोला कि सर बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। अब मैंने बोला किसका बनाना है? बोला सर बनाना है 40 जन का। मुझे थोड़ा सा शक हुआ क्योंकि 40 जन का एक एक जो भी आदमी कॉल करेगा उसके घर में कितना पब्लिक ये इंसान होगा, 8 से 10, हार्डली, मैं हार्डली बता रहा हूँ। 40 जन का अगर वो बना रहा है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मुझे लोचा लगा, तो मैंने बोला किसका बनाना है? तो उसने बोला कि सर देखिए ये बांग्लादेश से आए हैं और इनका मैंने किसी भी तरीके से पैसा देकर आधार कार्ड तो बना दिया, लेकिन मैं बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहा हूँ, और आपका नंबर मुझे मिला तब मैंने आपको कांटेक्ट किया। ठीक है, तो मैंने तो उनका बनाया नहीं, मैंने तो उनको जो मुझे बोलना था, जो रहता है ना एक शुद्ध वर्ड जो मुंह से निकलता है ना एक लड़के का, अगर गुस्सा में वो रहता है, वो मेरे से निकला उसके लिए, तो मैंने तो उसे अच्छा से समझा के कॉल काट दिया। तब मुझे उस दिन समझ में आया कि ये कितना इशू हो रहा है कि दूसरे देश से, बांग्लादेश से हमारे देश में आ रहे लोग अवैध रूप से बना दे रहे हैं और यहीं का पब्लिक उनका डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और यही पब्लिक बाद में गवर्नमेंट को दोषी ठहराते हैं कि आप हमारे बच्चे के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, गवर्नमेंट बेकार है और बार बार गवर्नमेंट चेंज करती रहती है और बार बार नई नई गवर्नमेंट नई नई तरीके से
पब्लिक को चूसते रहती है। और ये सच है, ये ट्रू फैक्ट है, और ये सभी को पता है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी घर में समझिए एक बेटी है, 2 लड़का है और मम्मी पापा है। उसका पापा का सैलरी है 10,000, घर अच्छे से उसका चल रहा है, ठीक है। अब फिर से 2 बेटी का जन्म हो गया, अब कितने हो गए, 3 बेटी हो गए, 2 बेटे हो गए, ठीक है। सैलरी पापा का नहीं भर रहा है, सैलरी 10,000 ही है उसका, ठीक है, सैलरी उसका 10,000 है। अब आप सोचो उसका परिवार चलेगा? नहीं चलेगा। अगर चलेगा भी तो बहुत प्रॉब्लम में चलेगा, आधा पेट खा पाएंगे या फिर कर्ज लेके वो डूब जाएंगे, है ना। तो बहुत आगे उनको प्रॉब्लम है, क्योंकि 3 बेटी का शादी भी करना है तो बहुत सारा पैसा उनको कर्ज लेना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। इससे बोलने का मेरा एक ही मतलब है, और वो सिंपल सा लॉजिक है। देखिए इंडिया में जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ही इंडियन गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है, उसके हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करती है, जिससे पब्लिक को जो भी इंडियन गवर्नमेंट का स्कीम्स है बराबर में हिस्सा मिल सके। अब समझिए जितना पॉपुलेशन इंडिया का भी है, अगर हर साल इसी तरीके से पॉपुलेशन बढ़ते रहा, लैंड नहीं बढ़ रहा है, इंडिया का पैसा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि जॉब्स क्रिएट होगा? क्योंकि अगर 1 लाख सीट खाली है और पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो यूथ है मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट का दर है वो भी बढ़ रहा है, तो 1 लाख सीट में गवर्नमेंट कितने को नौकरी देगी? आप लोग देखते होंगे सीट खाली रहता है 200, और जो आवेदन करता है वो लाख करोड़ चल जाते हैं, करोड़ नहीं सॉरी लाख तक चल जाते हैं। अब लाख आदमी में से सिर्फ 200 लोग को जॉब मिलेगा, उसके बाद किसी को नहीं मिलेगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं जॉब्स ना मिलने का जिम्मेदार हमारा पॉपुलेशन ही है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये जॉब्स के लिए। चलिए मैं अब उन लोगों को कुछ बोलना चाहता हूँ जो लोग जो दंगे फसाद करते हैं, और पब्लिक जो है इंडिया के वो गवर्नमेंट को दोषी ठहराते हैं कि गवर्नमेंट मेरे बच्चे के लिए कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ये है वो है। तो पहले आप अपने अंदर झांक कर देखो आप क्या कर रहे हो। आप में से ही कोई पब्लिक उनका डॉक्यूमेंट यहाँ बना देती है और वो यहाँ पे रह लेते हैं डॉक्यूमेंट बना के, और एक बार अगर उनका डॉक्यूमेंट बन गया मतलब वो समझ लेते हैं कि उनका ये जो इंडिया है, ये जो इंडिया है हमारा, वो उनका है। क्यों? क्योंकि वो सीना तान के वो दंगे फसाद करते हैं, और जब उन्हें कोई रोकता है तब वो बोलते हैं इंडिया किसी के बाप का नहीं है ना। इंडिया आपके बाप का भी नहीं है, आप जिस कंट्री में हो आप उस कंट्री में चले जाओ, वहां से तो आपको धक्के मार के निकाल दिया, यहाँ आके आप दंगे फसाद करके आप बोल रहे हो इंडिया किसी के बाप का नहीं है। इंडिया हिंदुस्तानी का है, यहाँ पे जितने रहने वाले वासी है इंडिया उनका है ना। तो पहले आप अपने अंदर देख लो, आप अपने अंदर, क्योंकि आपके तरह ही कोई पब्लिक उनका डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पे रहने के लिए उन्हें दे रहे हैं कुछ पैसों के लिए, और वो कुछ पैसे आपके ऊपर बहुत भारी पड़ेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका कोई राइट नहीं है इंडियन गवर्नमेंट को ये बोलने का कि इंडिया कुछ गवर्नमेंट कुछ नहीं करी, इंडिया की गवर्नमेंट लाचार है, ये है। पहले आप खुद को सुधारो, गवर्नमेंट खुद सुधरेगी। क्यों पता है? क्योंकि गवर्नमेंट को सत्ता में बिठाने वाले आप ही हो, तो आपका उतना पावर है कि आप उसको सत्ता से उठा भी सकते हो, है ना। एक कहावत है कि इंसान का जो प्रॉब्लम है, इंसान का प्रॉब्लम का जनक जो होता है वो इंसान ही होता है, और उसका जो निवारक होता है वो भी इंसान ही होता है। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर से ही वो प्रॉब्लम निकला है, तो सिंपल सी बात है उसका जो निवार करने का जो दिमाग है, जो क्षमता है, कैसे निवार निवार करना है, उसका निवारक कैसे बढ़ना है, वो इंसान के अंदर ही होता है। बस समझने की जरूरत है आपको। तो गवर्नमेंट खड़ी आपने की है, गवर्नमेंट को गिरा आप ही सकते हो, है ना। तो पहले आप खुद के अंदर झांक कर देख लो आप क्या कर रहे हो। पहला बात तो आपके पास कोई राइट नहीं है, अगर आप ऐसे करके दूसरे लोगों का यहाँ का डॉक्यूमेंट बना के आप उसे रहने दोगे कुछ पैसों के लिए, तो आपके पास कोई राइट नहीं है गवर्नमेंट को दोषी ठहराने का कि आपके मेरे बच्चे का फ्यूचर सेफ नहीं है। मुझे इंडिया में डर लगता है। अगर डर लगता है ना, जाके एक दिन पाकिस्तान में रह के देखो डर किसको बोलते हैं, उस दिन पता चल जाएगा डर किसको बोलते हैं। सिंपल सा लॉजिक है बॉस, इंडिया में जितना सेफ हो आप कहीं पे भी सेफ नहीं हो। बोलते हो ना कि डर नहीं है बॉस, मैं आपको बता दूं इंडिया में जितना छूट है ना, कानून तो बहुत है, कानून का पालन नहीं होता है, पैसे देके रफा दफा कर दिया जाता है। ये इंडिया में एक फ्रीडम है, इंडिया में रूल्स बहुत है, ये इंडिया में एक फ्रीडम है, इसी के कारण इंडिया को इसमें यहाँ पे किसी को डर नहीं लगता है। डर देखना है पाकिस्तान में एक बार जाके देखो, अफगानिस्तान में एक बार डर जाके देखो, उसको बोलता है डर। वहाँ का गवर्नमेंट क्या करती है ना, वो आप देखो, आप तो न्यूज़ में देखते होंगे। यहाँ अगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसा करने लगी ना,
छोड़ दो यार, आगे मैं क्या बोलूंगा। सिंपल सा बात है, आपके पास कोई राइट नहीं है इंडियन गवर्नमेंट को कुछ भी बोलने का, अगर आप ऐसे इसी तरीके से आप भ्रष्ट रहोगे तो। अब आप सोच रहे हो कि कोई कोई होते हैं कोई कोई नहीं होते, तो जो नहीं होते ना तो उसके बाद खिलाफ आवाज उठाओ। जब आप सीएए सीएबी और एनआरसी के अगेंस्ट, जिसके बारे में आपको जरा सा भी नॉलेज नहीं था कि ये है क्या एक्चुअली में, बस आपको ये भ्रम फैलाया गया कि ऐसा है वैसा है, मुस्लिम के अगेंस्ट है, इसके आपको बस एक भ्रम फैलाया गया, उसके कारण आप कितने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जला दिए, कितने दंगे फसाद के, भारत को कितना दिन आपने रोक कर रखा। बस आपको इतना सा जरा सा कोई भ्रम फैला के चला गया, तो आप एक छोटा सा चीज के लिए आप इतना जब बड़ा काम कर सकते हो, सीए भी करके आप चिल्ला सकते हो रोड पे कि ये खराब है इंडिया के लिए, तो आप अपने भविष्य के लिए, अपने बेटे के भविष्य के लिए, अपने बेटी के भविष्य के लिए, अपने पूरे परिवार के भविष्य के लिए, वो जो बाहर देश से जो घुसपैठी आ रहे हैं अवैध रूप से, उनके अगेंस्ट आप कुछ बोल नहीं सकते गवर्नमेंट को। मैं बोल रहा हूँ ना बॉस, गवर्नमेंट को बैठाने वाले आप हो, गिराने का हिम्मत भी आप ही के पास है। सिंपल सा लॉजिक है बॉस। तो आप अपने परिवार का जो भविष्य बचाना है वो आप ही को बचाना है, गवर्नमेंट नहीं कुछ करेगी। गवर्नमेंट क्या है यार, पैसे लेगी, पैसे खाएगी, उसका तो जीवन चल रहा है, वो तो एसी में बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम किसको हो रहा है? आम पब्लिक को हो रहा है। तो अगर आप भ्रष्ट नहीं हो, आपके सामने अगर कोई भ्रष्ट है तो उसको आप सुधारो। अगर वो नहीं सुधरता आप कंप्लेन करो, ठीक है ना। सोशल मीडिया सभी के लिए खुला हुआ है, उसको आप कंप्लेन करो, जरूर उसके अगेंस्ट कुछ कार्रवाई करेगी गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट क्यों कब उठती है? जब आप उसके कान के सामने जाके घंटा बजाओगे तभी गवर्नमेंट उठेगी, वरना गवर्नमेंट नहीं उठेगी। क्योंकि वो नींद में सोया हुआ है गवर्नमेंट, वो भी कहाँ, एसी का नींद में। और आपको पता होगा एसी का नींद कैसा होता है ना। लास्ट में एक ही बात बताऊंगा, ये जो एक पैकेट बिरयानी के लिए आप लोग जो लाइन में लग के दंगे फसाद करने जाते हो ना किसी भी पार्टी के साथ, मैं आपको बताता हूँ एक पैकेट बिरयानी का कीमत 75 रुपीज़ या 100 रुपीज़ कहीं कहीं होता है। वो जो 75 रुपीज़ का जो बिरयानी है ना, एक दिन आपको बहुत भारी पड़ेगा। वो 70 करोड़ या उससे भी ज़्यादा भारी आपको एक दिन पड़ेगा, आपके पूरे परिवार को भारी पड़ेगा, वो सिर्फ एक पैकेट का बिरयानी। जिसके लिए बहुत सारे दंगाई जाते हैं, लग जाते हैं लाइन में, पता कुछ नहीं रहता, बस हाय हाय करके 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 चल जाते, दंगा फसाद करके आ जाते हैं, पैकेट बिरयानी मिलता है, बात खत्म, है ना। तो ये एक दिन आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। बस जिसको समझ में आ गया, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का या फिर पर्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं लिया मैंने इस वीडियो में, बट जिसको समझ में आ गया वो समझदार है, अच्छी बात है। जिसको समझ में नहीं आया, देखिए आगे इलेक्शन आने वाला है, जो भी स्टेट में आने वाला इलेक्शन, चल जाना लाइन में, हाय हाय करते रहना। बाय बाय।